अब हम ज़रा बात कर लेते हैं बच्चों में दमा और नमूनिया की बीमारियों से मुतालिक। अच्छा, सर्द मौसम है तो सर्द मौसम में बहुत सी बीमारियां सर उठाती हैं। अच्छा, दमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें फेफड़ों में सोजिश की वजह से सांस की नाली में तंगी पैदा हो जाती है और फिर तंगी भी होती है, इन्फ्लेमेशन भी होती है, फिर सांस लेने में मुश्किल होती है। और दमा के शिकार मरीजों को जब सांस की मुश्किल होती है तो नींद भी उनकी आसान नहीं होती। बिल्कुल जी, बच्चों की नींद बहुत ज़्यादा जो है वो सफ़र कर रही होती है। अच्छा, दूसरा ये कि हम दमे की बात तो कर रहे हैं, एस्थमा बहुत सारी लेवल्स पे अगर हम एस्थमा को बचपन में ही कंट्रोल कर लें, उसको अच्छे तरीके से ट्रीट कर लें तो ये आगे जाने से जो है ना ये बच जाता है। आपके बच्चे को जो एस्थमा होता है वो उस अपने बचपन में से छुटकारा हासिल कर लेते हैं। अच्छा, दमे के अलावा आजकल वैसे भी हमने देखा है कि सांस की बीमारियां बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं, बच्चों के सीने मुसलसल खड़ खड़ कर रहे होते हैं। सो क्या किया जा सकता है कि आपका बच्चा जो है वो सुकून में आए? और एस्थमा इज मतलब सुनने में जितना आपको लग रहा होगा ना कि बड़ी सोफिस्टिकेटेड किस्म की, अंग्रेजी में बोले एस्थमा तो आपको लग रहा होता है कि बड़ी सोफिस्टिकेटेड, जब दमा बोले तो आपको उसी से लगता है कि इसे दम घुट रहा है। बड़ी तकलीफ बीमारी है, क्या कुछ किया जा सकता है? चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर इब्राहिम हमारे साथ मौजूद है, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू बाखबर सवेरा। डॉक्टर साहब, क्या कुछ किया जा सकता है? पहले तो मुझे ये बताएं कि जो हम आजकल छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं वो कहते हैं जी बच्चा हमारा एस्थमा पेशेंट है। सो क्या बच्चा बाय बर्थ एस्थमा पेशेंट होता है या फिर उसको माहौल बना देता है एस्थमा पेशेंट? अस्थमा की दो लेबल डायग्नोसिस है। एक तो अस्थमा डायग्नोस होता है 2 साल के बाद, इससे पहले जो भी होता है वो एलर्जी और ब्रोंकाइटिस होता है, साथ में ब्रोंकोलाइटिस होता है। ब्रोंकाइटिस यहाँ का मर्ज है, ब्रोंकोलाइटिस अपर आर्टिया है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है। कई दफ़ा हमारा स्टार्ट होता है रनाइटिस है। रनाइटिस मीन्स एलर्जी, फ्लू, स्टार्ट विद द एटमॉस्फेयर या फिर कोई एलर्जीज विद द फूड या फिर जेनेटिक्स या एनवायरनमेंट। मेन पहले आपको पकड़ना होता है जेनेटिक्स है कि ब्लड रिलेशन में किसी को दमा या एलर्जीज हैं या नहीं है। अब आपने जैसे कहा कि बचपन से ही अगर ठीक करना है तो इट्स वेरी गुड कि बचपन से आपको डायग्नोस कौन करेगा? प्रॉपर अस्थमा या एलर्जी कंसल्टेंट। आपने वहीं आपको अगर पता चलेगा जेनेटिकली तो आपको वहीं से स्टार्ट करना है कि इसको फूड कौन सा देना है, उसको एनवायरनमेंट कैसा देना है, ह्यूमिड लेवल कैसा रखना है रूम के अंदर। डस्टी एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए एयर पोल्यूशन आपको बेहतर रखनी है, एयर पोल्यूटेड नहीं होनी चाहिए। हम तो एनवायरनमेंट ही सोचते ना, फूड के बारे में तो सोचते नहीं अस्थमा को लेकर। ऑफ कोर्स ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत सारा दवाइयाँ दे के आप ठीक नहीं कर सकते, बट इफ़ यू स्टार्ट यूजिंग ह्यूमिडिफायर, एयर प्योरीफायर्स, बच्चा ठीक होना शुरू हो जाता है। और ये बाकायदा एक अच्छा एलर्जी कंसल्टेंट आपको ये बताएगा और ये जादू करके ठीक हो जाता है। दूसरी क्या चीज़ होती है कि अगर अस्थमा को आपको लेबल करना है, अब 2 साल हो गए, तो आपको पहले इसके ब्लड लेवल्स कराना है कि एलर्जी लेवल कितना है इसका, आपके इज़ोनोफिल्स कितने हैं, वॉर्म्स पेट में हैं या नहीं है, क्योंकि वो भी आपके एलर्जीज करा रहे होते हैं। अब ये तो एक तो वेदर हो गया जिसका मैंने बताया, दूसरा आपके फूड में डेयरी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा करप्ट होता है। अब हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा क्या होता है? बफेलो मिल्क सबसे ज़्यादा होता है। हमारे इंडस्ट्री यानी पीडियाट्रिक या एलर्जीज में एक डेफिनेशन है काउ मिल्क एलर्जीज, एग प्रोटीन एलर्जीज, अच्छा, मोनोसोडियम ग्लूकोनेट एलर्जीज। नोबडी टॉक्स अबाउट इट, किसी को पता ही नहीं है। अब डेयरी प्रोडक्ट में हमारा तो ये है कि बफेलो मिल्क पीते हम, लिखा हुआ क्या है? काउ मिल्क एलर्जीज। तो काउ मिल्क तो यहाँ पे मिलता नहीं है, बफेलो मिल्क तो और ख़तरनाक होता है, तो और वो एलर्जीज करा रहा होता है। फिर आगे जाके जब अस्थमा एलर्जी बढ़ रहा होता है, इसका मेन फोकस होता है हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो जाता है। अच्छा, विटामिन डी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि विटामिन डी जितना कम होगा आपका अस्थमा एलर्जी जो है एक्सरबेट कर जाएगा, बढ़ावा रहेगा। सारी जिंदगी आप ट्रीट करते रहे अस्थमा, यू कैन नॉट ट्रीट अस्थमा। ये कोई भी पढ़ सकता है, रीडिंग बुक्स है कि इसकी ये डायग्नोसिस पक्की है कि नहीं है। सेकेंडली फिर आपको डायग्नोसिस बनानी होती है कि ट्रीटमेंट कैसी करनी है। अब कई दफ़ा आप मिस मैनेज भी हो जाता है, कई दफ़ा नज़ला गिर रहा होता है और आपकी जब पेरेंट्स डॉक्टर के पास जाते हैं वो गाइड कोई आंसर प्रॉपर नहीं बताते, यानी अपना जो हिस्ट्री है प्रॉपर नहीं बताते, तो डॉक्टर उसको अस्थमा का लेबल करके उसको उस तरह ट्रीट कर रहा होता है इसको कई दफ़ा साइनस है। अच्छा, अब कई दफ़ा बहुत सारे डॉक्टर्स तो सोचते नहीं ना कि बच्चों को सोचता ही नहीं। हाँ। साइनस का जब एक्सरे कराते हैं और पता चलता है कि साइनस से सारे ब्लॉक हैं और सारा नज़ला गिर रहा है, तो रात को उसको सफोकेशन होती है, सांस चलना शुरू होता है और पता चलता है कि उससे वो ब्रोंकाइटिस हो गया। वो अस्थमा नहीं है, वो आपके साइनसेस है। तो आपको ट्रीट ऊपर वाला हिस्सा करना है, नीचे वाला हिस्सा नहीं करना। तो ये एक डिफरेंशिएशन है। फिर जब अस्थमा हो जाता है
और आपको लेबलिंग आगे करनी पड़ती है। अब आपने 2 साल तक मुसलसल न्यूबलाइज भी कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, ठीक भी नहीं हो रहा, और सारी पैरामीटर्स जो मैंने बताया उससे अगर आपको प्रॉपर मैनेजमेंट हो गई तो बच्चा आपका 2-3 साल में ठीक हो जाएगा। अगर आपका मैनेजमेंट नहीं हुई, इनहेलर्स पे जाता है, डायग्नोज, वही बात है, डायग्नोज ठीक हो जाए, डायग्नोज सही, प्रॉपर डॉक्टर अगर डायग्नोज कर लेगा, पहले तो डॉक्टर सुनना पड़ेगा, डॉक्टर को टाइम देना पड़ेगा। वो डॉक्टर आजकल कम करते हैं, तो मैं तो हर डॉक्टर से इल्तिजा करता हूँ कि प्लीज़ गिव टाइम, टेक अ प्रॉपर हिस्ट्री, और पेरेंट्स भी अच्छी तरह अपने सवालात लिख के आएँ और प्रॉपर तरीके से बताएं, तो आपको डायग्नोस करना बड़ा आसान हो जाता है। क्योंकि क्रॉनिक चीज़ें थोड़ा सा टाइम लेती हैं। फिर इसके बाद अगर अस्थमा लेबल कर दिया जाता है, अगर प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट होती है, प्रॉपर मैनेजमेंट, अब ये क्या होता है, डॉक्टर ने लिखा, आपने कंप्लाइंस प्रॉपर नहीं किया, कंप्लाइंस का मतलब पेरेंट्स ने प्रॉपर तरीके से मेडिसिन प्रॉपर नहीं दी, या अगर फर्ज करो किसी ने न्यूबलाइज का कहा है, तो न्यूबलाइज का एक मिसकॉन्सेप्शन, मिथ्स हैं कि उसकी आदत पड़ जाएगी, ये हो जाएगा, XYZ हो जाएगा। तो हम कहते हैं नहीं, इससे बच्चा बेहतर हो रहा है। आगे जाके बच्चा अगर इनहेलर्स पे जाता है, जी जी, अब उस पर भी एक चीज़ है कि इनहेलर से तो बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, नहीं, बच्चा बेहतर हो जाएगा, उसकी सिचुएशन और जो क्राइसिस है या एक्सेसरबेशंस है वो बेहतर हो जाएंगे। हम बच्चे को इनहेलर कब देना शुरू कर सकते हैं अगर बच्चे को अस्थमा की प्रॉब्लम हो? अगर सीवियरिटी है, अब इस पे भी डेज और नाइट्स हैं, अगर हफ्ते में कितने दिन हो रहा है, कितना सीवियरिटी से हो रहा है, रात के वक्त बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग पैटर्न खराब हो रहा है, बहुत ज़्यादा चोकिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा ब्रोंकोस्पैज्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा बच्चा सांस पसलियाँ चलना शुरू हो रही है, स्पेशली यहाँ की पसलियाँ अगर चलना शुरू होती है, सुप्राकोस्टल रिसेशंस होते हैं, तब आपको इनहेलर्स पे भी डालना पड़ता है, मगर इनहेलर्स को भी प्रॉपर यूज करवाना डॉक्टर का काम है। उसके अंदर भी टाइप्स होती है ना, कंट्रोलर्स होते हैं, रिलीवर्स होते हैं, उसके अलावा प्लस साथ में आपको यूज कैसे करना है। कई दफ़ा आपने देखा होगा कि लोग डायरेक्टली इनहेलर यूज कर रहे होते हैं, दैट्स अ वेरी रॉन्ग प्रोटोकॉल फॉर पीडियाट्रिक भी और अडल्ट भी। लोग अपने बैग में से निकालते हैं, इनहेलर कर रहे होते हैं। जी जी, हमने भी किया हुआ, बिल्कुल ऐसे ही। बेस्ट ये होता है, यू हैव टू यूज विद द स्पेसर। ओके, जब भी आप स्पेसर से यूज करेंगे, आपकी जो मेडिसिन है एक ही पंप में लंग्स में जाएगी। अच्छा, अदरवाइज आप जितने भी दफा ऑफ कोर्स जब आप डायरेक्ट ले रहे होते हैं तो 6 पंप नॉन पंप भी करते रहेंगे तो आपकी वो दवाई ज्यादा पेट में जाएगी, लंग्स में नहीं जाएगी। अच्छा, अब ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है, छोटी सी बात है। प्लस साथ में इसका प्रोटोकॉल्स होते हैं, आपको सीधा बैठना है प्रॉपर तरीके से, फिर इनहेल ब्रीथ करके, फिर इसके बाद आपको स्पेसर लगा के। आपके पास आपके इनहेलर है ना, अगर आप अपना इनहेलर जरा आपको ढूंढना पड़ेगा, लेकिन फिर डॉक्टर साहब जो है ना वो प्रॉपर तरीके से हमें बता भी सकते हैं कि जो स्पेसर जिसकी, जैसे डॉक्टर साहब ने पिक्चर्स देख रहे हैं बच्चे की, तो ये इनहेलर वेंटिलेशन मैंने भी यूज किया है। ओके, डायरेक्ट आप इनहेलर यूज नहीं कर सकते, जैसे ये रखें। जी जी, ये दिस इज अ रॉन्ग प्रोटोकॉल। अच्छा, अगर आपके साथ एक छोटा डिवाइस आगे लगा हुआ हो स्पेसर का, देन यू ओपन इट, उसको डालो और देन यू यूज इट विद द स्पेसर। जैसे ये स्पेसर है, जी बिल्कुल ये स्पेसर है। ओके, दिस इज एन स्पेसर। स्पेसर से आपके एक पफ में, यानी जितनी ये मेडिसिन आप जितनी महंगी यूज कर रहे हैं उसमें आप स्पेसर लगाएंगे तो इसकी मेडिसिन आपकी लंबी भी चलेगी और प्लस साथ में इसकी यूटिलाइजेशन भी बहुत ज्यादा होगी, लंग में ज्यादा जाएगी। ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े अडल्ट भी, मैं भी यूज कर रहा हूं, कोई भी स्पेसर के साथ। छोटा सा डिवाइस है, इतना सा डिवाइस है, सिर्फ इसको अपने साथ रखना है। और आपने एक पफ किया, आपने एक पफ से, आप अगर 4 पफ कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ एक पफ आपका डायरेक्टली वो लंग में जाएगा। फिर इसका एक प्रोटोकॉल है कि यू हैव टू ब्रीथ फॉर 10 टाइम्स एंड देन यू टेक योर मेडिसिन इनसाइड योर लंग्स। तो ये आपको बहुत बेनिफिट होगा और खुद ब खुद आपको जो है पता चलेगा कि यार वाकई में इट्स बेनिफिशियल है और इसकी आदत बहुत जल्दी निकल जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जरा कुछ ऐसी बात करते हैं कि कुछ जगहों पे हमने देखा कि हमारे पेरेंट्स भी टोटके शुरू करते थे और कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि हम रिसर्च के थ्रू भी कुछ चीज़ें हम कर रहे होते हैं। जैसे एस्थमा के पेशेंट, अगर मैं भी बचपन में जैसे मुझे एस्थमा की प्रॉब्लम थी, तो उसमें जो चीज़ें जो मैंने देखा जो मुझे हेल्प आउट की हैं, हो सकता है वो गलत चीज़ें लोगों को नहीं करनी चाहिए, उसमें एक ब्लैक कॉफ़ी थी और उसमें डार्क चॉकलेट थी, तो ये कितनी मददगार साबित हो सकती है? एक्चुअली इन पीडियाट्रिक, उसमें पीडियाट्रिक या एलर्जी, बेसिकली हम एलर्जी को डिस्कस करते हैं। एलर्जीज में कई दफ़ा ब्लैक कॉफ़ी तो काम कर जाती है, बट कैफीन, इसमें अगर कैफीन हिट कर जाती है तो इट कॉजेज सीवियर एलर्जीज। अच्छा, साथ में जो है चॉकलेट्स, इसमें भी चॉकलेट्स में भी कई दफ़ा वो एलर्जी, लेकिन डिपेंड करता है कि वो डेयरी प्रोडक्ट आपको हिट कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, हाँ। नोबडी नोज कि किसी को ये नहीं पता कि किससे मुझे एलर्जीज है। उसके लिए क्या होता है, यू हैव टू चेक द एनवायरमेंटल एलर्जी टेस्ट, फूड इंटॉलरेंस टेस्ट। इससे पता चलता है कि आपकी बॉडी के अंदर कौन सी चीज़ आपको ख़राब कर रही है। डस्ट है तो सबसे बेहतरीन चीज़ ये होती है कि यू हैव टू सपोर्ट योर नोज के अंदर डस्ट ना जाए, इसके लिए वेजलीन
छोटी सी चीज़ है, वेजलीन सारा दिन अपने साथ रखनी चाहिए। मैं कहता हूँ वेजलीन इज़ अ जादू। अच्छा, ये आपके आधा हिस्सा कम कर देगी। अच्छा, और वो कैसे? रनाइट बेसिकली हर चीज़, ठीक है, अस्थमा भी स्टार्ट इज फ्रॉम द नोज। जी 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 जी, रात को नाक बंद हुआ, जी बिल्कुल, ब्रीदिंग पैटर्न खराब हुआ, आपने मुंह से सांस लेना शुरू किया। हाँ, जैसे मुंह से सांस लेना शुरू किया, आपके जितने भी आयल लेवल्स हैं यहाँ के, जो लारिंजाइटिस है, स्पेशली आइटिस, लारिंजाइटिस, फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, वो ग्रो हो गया। अच्छा। एकदम आपकी सांस जो है, ब्रीदिंग पैटर्न खराब हो गया। उसमें आपके अगर आपको अस्थमा है, स्पैज्म होना शुरू हो जाएगा। Okay. अस्थमा इज अ नेम, बट इट कॉजेज विद लारिंजाइटिस, लैरिंक्स का स्पैज्म वो हो गया। ऑर्गन भी पैनिक कर जाते और हैं फिर थोड़े इसके से। बाद जो है वो आपकी वीजिंग शुरू हो जाती है। अच्छा, फिर आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। देन यू यूज दिस। जी, अगर फर्ज करें कि आपकी नोज की ब्रीदिंग पैटर्न हाँ, वो सही होगी, तो क्या ये चीज़ अस्थमा जैसी चीज़ आपको कितनी होगी? नहीं होगी, कम होगी। कम होगी। तो उसके लिए क्या करना है? यू हैव टू सपोर्ट योर नोज विद द वेजलीन एंड अवॉइड डस्ट। रात के वक्त ज़्यादा या अटैक्स होते हैं, या ऐसे दिन के टाइम होते हैं जहाँ पे बहुत पोल्यूटेड एरिया हो, या ह्यूमिड लेवल कम हो, यानी हवा में नमी का तनासब कम हो, कम और खुश्क या डस्टी हो। डस्टी। ओके, एयर पोल्यूटेड में ज़्यादा होगा। जैसे अभी इस सीज़न में डस्ट इतना नहीं है, ह्यूमिड सही है, बट रात के वक्त जब 12 डिग्री 14 डिग्री होता है तो ज़्यादा सफोकेशन इसलिए होती है कि आपको खांसी भी शुरू हो जाती है, क्योंकि डस्टी ऊपर आता है और हवा में नमी का तनासुब कम हो जाता है। ओके, वहीं आपको अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, बच्चों को ब्रोंकाइटिस हो जाता है, हाँ। इसी से ही आपको पानी निकलना शुरू होता है, इसके बाद सारा नज़ला ठीक। गिरना शुरू होता है और फ्लू होता है, और यहाँ ही आपके कंजेशन शुरू हो जाती है, फिर आपकी वीजिंग भी शुरू हो जाती है। ओके, दीज डेज फिर छोटे बच्चे होते हैं, इसको लैरिंजाइटिस होता है तो ग्रुप हो जाता है, जैसे बाकिंग कफ शुरू हो जाती है। अच्छा। तो डिफरेंट किस्म की चीज़ें इस सीजन में सबसे ज़्यादा हो रही होती है। कब? जब ह्यूमिड लेवल कम हो और डस्ट ज़्यादा हो। आई। डस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है? यू हैव टू यूज वेजलीन, और बहुत छोटी सी बहुत सस्ती सी चीज़ है। देन यू यूज व्हेन यू एवर इन द हाउस, यूज ह्यूमिडिफायर और एयर प्योरीफायर। एयर प्योर। गारंटेड है कि आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी भी चेस्ट की वो 50% पे आ जाएगी, जबरदस्त, जबरदस्त। बिल्कुल और जी। जितनी दवाएं होंगी वो 50% पे आ जाएगी। वो तो एयर क्या क्वालिटी बात। इंडेक्स से भी हम रिलेट कर सकते हैं कि ये Of course. PM2.5 Of course. पार्टिकल्स और ऐसे बच्चे मैंने बहुत सेटल किए हैं कि दवायाँ 50% कर दी, और सिर्फ हमने एयर पोल्यूशन Purifiers मशीन, हाँ, एयर हाँ, प्योरीफायर्स हाँ। और ह्यूमिडिफायर से चीज़ें जो है बेहतर हो गई। चलिए जबरदस्त। ये आप आज ये आपने बात कर दी ना, अब देखिएगा इन सबकी कीमतें बढ़ जानी है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इब्राहिम हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे कि जो बच्चों को सांस लेने की प्रॉब्लम होती है, जो दमे की प्रॉब्लम होती है, इसका सही टाइम पे डायग्नोसिस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे हमें पता नहीं होता कि सही बच्चे टाइम पे और सही डायग्नोस्टिक्स, बिकॉज ये बहुत सी चीज़ें ये मैटर करती हैं और डॉक्टर्स को थोड़ा टाइम भी देना चाहिए इस मामले में, हिस्ट्री देख के फिर आप भी डॉक्टर को टाइम दें, डॉक्टर भी आपको टाइम दें। छोटी सी ब्रेक लेते हैं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।